हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 10th का साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स, इसका हम नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं। इससे पिछले पार्ट में हमने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखा था और कितने प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं, 5 मेन प्रकार कौन कौन से हैं, क्या उनका फंक्शन है, ये देखा था। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स हैं, या फिर हम कहें कि ब्लड ग्रुप्स के आधार पर ह्यूमन बींग्स को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप्स के बारे में जो स्टडी है वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर ने 1901 में। इन्होंने क्या है, ह्यूमन बींग्स को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया। किस आधार पे किया वो चलो स्टडी करते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, डिस्क्राइब वेरियस काइंड्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग फाउंड इन ह्यूमंस एंड व्हाट इज द बेसिस फॉर दिस डिस्टिंक्शन। ठीक है, कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं ह्यूमंस में, ये बताना है हमको। और फिर ये जो डिस्टिंक्शन है, ये जो हमने अलग अलग वर्गीकरण किया है ब्लड ग्रुप्स के आधार पे, ये किस आधार पे किया, व्हाट इज द बेसिस बिहाइंड दिस डिफरेंस। ठीक है, डिस्टिंक्शन का आधार क्या है। चलिए, तो दो पर्सन कौन है, ये कार्ल लैंडस्टीनर एंड वीनर, इन दोनों ने 1901 में ह्यूमन बींग्स को 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड ग्रुप्स। तो ब्लड का प्रकार उनका क्या है, 4 अलग अलग है। तो क्या है ये ब्लड ग्रुप्स, ए, बी, ए बी एंड ओ। तो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये क्या सिग्निफाई करते हैं, लेटर्स का मायने क्या है। ठीक है, तो ये जो 4 ग्रुप्स हैं, ये इस आधार पर बनाए गए हैं कि किसी भी पर्सन के ब्लड में जो आरबीसीज हैं, रेड ब्लड कर्पस्कल्स है, उनकी सतह के ऊपर एक स्पेशल प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। ये एंटीजन कौन सा है, किस प्रकार का ये एंटीजन है, हैवी की नहीं है। तो इस एंटीजन के आधार पर, आरबीसी की सतह पर पाए गए एंटीजन के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। ठीक है ना, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या चीज है। तो दो चीजों के आधार पर है ये। पहली बात तो आरबीसी की सतह पर एंटीजन कौन सा है, और प्लाज्मा। प्लाज्मा मैंने बताया था ब्लड का जो वाटरी पार्ट है, कलरलेस पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है, उस कलरलेस पार्ट में एंटीबॉडी कौन सी है। तो बच्चों, आरबीसी की सतह पे एंटीजन होता है, नेचुरली पहले से ही होता है, और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होती है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। और एंटीबॉडी मैंने बताया बिल्कुल जानी दुश्मन है किसका, एंटीजन का। अब ये एंटीजन नॉर्मली वैसे तो हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं, लेकिन ये जो एंटीजन है ये आरबीसी की सतह पे पहले से ही मौजूद होता है। ठीक है, सो ये वर्गीकरण कैसे किया, देखो एंटीजन पहला, तो ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, हमारे ह्यूमन बॉडी में आरबीसी जो होता है उसकी सतह पे 2 मेन टाइप ऑफ एंटीजन आर फाउंड। देयर आर 2 मेन काइंड्स ऑफ एंटीजन, दोज आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। तो ये दो प्रकार है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। तो बच्चों, एंटीजन जो है उसको कैपिटल लेटर से शो करेंगे और एंटीबॉडी को शो करेंगे स्मॉल लेटर से, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ठीक है, तो दो मेन प्रकार के एंटीजन है, ए एंड बी। ये आरबीसी के सतह के ऊपर चिपके हुए कोटेड पाए जाते हैं। अब है क्या ये, केमिकली दीज आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स चिपचिपे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, तो केमिकली इनको हम बोल सकते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकस और कॉम्प्लेक्स शुगर्स के ये कॉम्बिनेशन है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड क्या होता है बच्चों, जो शुगर्स होते हैं ना, शुगर्स उनकी अलग अलग कैटेगरीज है। सबसे सिंपलेस्ट शुगर स्वीट शुगर्स होते हैं जिनमें 6 कार्बन होता है, ग्लूकोज इज वन ऑफ देम, C6H12O6। ठीक है, तो अगर किसी भी शुगर में एक ही ग्लूकोज की यूनिट है या 6 कार्बन की यूनिट है तो उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। तो सैकेराइड्स इज द कॉमन वर्ड यूज्ड फॉर शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है कि नहीं क्या, ओके। तो मोनोसैकेराइड में 6 कार्बन की शुगर होती है, मोनोसैकेराइड्स। डायसैकेराइड्स मतलब होती है 12 कार्बन की शुगर। तो इसमें 2 ग्लूकोज की यूनिट्स इकट्ठी आ जाती हैं, 6 कार्बन की 2 यूनिट्स इकट्ठी आ जाएंगी, तो जो थोड़ी बड़ा शुगर बन गया वो डायसैकेराइड है। हम जो चीनी खाते हैं, सुक्रोज, केन शुगर, जो गन्ने से चीनी बनती है, वो डायसैकेराइड है हमारे, सुक्रोज। ठीक है कि नहीं क्या, उसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज, 6 कार्बन की यूनिट कंबाइन होती है। ठीक है, इसी प्रकार से ओलिगोसैकेराइड जो होते हैं उसमें 6 कार्बन की फ्यू 4 से 10 यूनिट्स हो सकती है, और पॉलीसैकेराइड्स में हजारों यूनिट भी हो सकती हैं। तो म्यूकोपॉलीसैकेराइड होता है ये एंटीजन ए एंड बी, बस उनके स्ट्रक्चर में मामूली फर्क है। समझ में आ गया। तो ए और बी थोड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये क्या है, एंटीजन से। क्लियर है। सो केमिकली दीज आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर, उनका बनावट में स्ट्रक्चर में फर्क है। अच्छा, अब अगर आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए पाया जाता है कोटेड, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए कहा जाता है। और अगर आरबीसी की सतह के ऊपर एंटीजन बी पाया जाता है कोटेड, तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी कहा जाता है। कुछ कुछ पर्सन में ऐसा भी होता है कि सेम आरबीसी पे दोनों प्रकार के एंटीजन मिक्स में पाए जाते हैं, मतलब एंटीजन ए भी मौजूद है आरबीसी की सतह पर, एंटीजन बी भी है। तो अगर दोनों ही एंटीजन साथ साथ हैं तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी कहा जाता है। और
कुछ पर्सन ऐसे भी हैं ह्यूमन बींग्स में जिनमें आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन होता ही नहीं है, नील, एब्सेंट, और एब्सेंस को हम ओ या जीरो से शो करते हैं। सो दोज which do not have any antigens on the RBC surface, they are said to have blood group O। समझ में आ गया चार मेन प्रकार। So those having antigen A on RBCs are said to have blood group A। अगर एंटीजन A है RBC की सतह पे तो उनका ब्लड ग्रुप A होगा। Those having antigen B on RBCs possess blood group B। जिनके RBC की सतह पे एंटीजन B मौजूद होगा उनका ब्लड ग्रुप B होगा। इसी प्रकार से यदि दोनों ही एंटीजन RBC की सतह पे होंगे तो उनका ब्लड ग्रुप A भी माना जाएगा, और यदि कोई सा एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप होगा O, नील। समझ में आ गया? तो O सिग्निफाई करता है कि नहीं है। ठीक, चलिए अब इतनी जानकारी के बाद में भी कई बार क्या होता था कि ये जब भी ब्लड एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या ट्रांसफर किया जाता था तो कई बार तो सफल हो जाता था, और कई बार क्या होता था पता है कि एक पर्सन में दूसरे पर्सन का खून जैसे पहुंचा तो कुछ पता नहीं मिसमैचिंग होती थी, और पर्सन क्या है मतलब ए वाले ब्लड ग्रुप को ए में डाल रहे हैं, बी का बी में डाल रहे हैं, ए बी का ए बी में डाल रहे हैं, तो भी क्या होता था कई बार क्या होता है कि जो रेसिपिएंट था उसका खून जमने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती थी। तो लोगों को समझ में नहीं कि हो क्यों रहा है, क्या मिसमैच हो रहा है। तो बाद में बच्चों पता लगा कि हमारी ह्यूमन बॉडी में सिर्फ ये दो ही एंटीजन नहीं होते ए और बी, एक तीसरे एंटीजन की ओर खोजे जिसका मिलान करते ही नहीं थे, तो कभी कभी उसका मिलान नहीं करने से मृत्यु हो जाती थी रेसिपिएंट की। तो ये कौन सा है देखो, वो भी लेटर इट वाज फाउंड दैट, बाद में क्या पता लगा अपार्ट फ्रॉम एंटीजन ए एंड बी, ए और बी जो एंटीजन होते हैं उसके अलावा मोस्ट ह्यूमंस पजेस अ थर्ड एंटीजन, एक तीसरा एंटीजन भी अधिकतर ह्यूमन बींग्स में होता है। अच्छा, पहली बार जो तीसरा एंटीजन है इसको खोजा गया था एक मंकी में, छोटा सा एक मंकी है, माउंटेन मंकी है जिसको मकाका रीजस कहते हैं, ये साइंटिफिक नेम है मकाका रीजस। मकाक जो होते हैं माउंटेन मंकीज होते हैं, ठीक है, बर्फीले प्रदेशों में पाए जाते हैं। सो ये जो मकाका रीजस मंकी है इसके ब्लड में ये एंटीजन पाया गया, और यही एंटीजन ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। और क्योंकि सर्वप्रथम इसको मकाक रीजस नामक मंकी में खोजा गया, इस तीसरे एंटीजन को नाम दिया गया RH फैक्टर, बिकॉज इट वाज ओरिजिनली फाउंड इन रीजस मंकी। समझ में आ गया, RH फैक्टर समझ में आ गया। तो ह्यूमन बींग्स में भी आरबीसी के ऊपर ये RH फैक्टर अधिकतर में मिलता है। ऑलमोस्ट 85% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन दे हैव दिस एंटीजन RH। ओके, RH एंटीजन होता है, और कुछ में 15% ऐसे भी होते हैं जिनमें नहीं होता। तो जिन लोगों में RH एंटीजन पाया जाता है तीसरा एंटीजन, तो वो कहलाते हैं RH पॉजिटिव। समझ में आ गया, क्या कहलाते हैं वो? RH पॉजिटिव। और जिनमें नहीं पाया जाता वो RH नेगेटिव है। तो बच्चों हमको A, B और O के मिलान के अलावा RH एंटीजन का भी मिलान करना जरूरी है। समझ में आ गया? RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड RH पॉजिटिव में ही ट्रांसफर करना चाहिए, नेगेटिव वाले का नेगेटिव में ही करना चाहिए। इसका मिलान नहीं करते थे पहले तो कई बार रेसिपिएंट की मृत्यु हो जाती थी। समझ में आ गया? तो ये है हमारा ये वाला पैराग्राफ। तो लेटर इट वाज फाउंड दैट अपार्ट फ्रॉम एंटीजन ए एंड बी मोस्ट ह्यूमंस, मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमंस दे possess अ थर्ड एंटीजन, तीसरा एंटीजन भी पाया जाता है, व्हिच वाज ओरिजिनली डिस्कवर्ड, जिसको सर्वप्रथम किसमें खोजा गया? एक मंकी में, मंकी का नाम मैकाका रीजस, ठीक है, और इसी के नाम से इसको कहा गया एंटीजन को RH एंटीजन। समझ में आ गया? तो जिनमें ये RH फैक्टर पाया जाता है सरफेस आरबीसी की सतह पे वो RH पॉजिटिव कहलाते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता लैक करते हैं जो वो RH नेगेटिव। तो 80% ऑफ ह्यूमंस में ये होता है तो वो RH पॉजिटिव होते हैं, बचे कुछ 15% क्या होते हैं? RH नेगेटिव। समझ में आ गया चीज? अब इंपॉर्टेंट चीज, ये तो हमने एंटीजन, तो तीन मेन प्रकार के एंटीजन देखे हमने, एंटीजन ए, एंटीजन बी और RH एंटीजन है, RH फैक्टर। क्लियर है? ओके, तो RH अधिकतर में है, बाकियों में 15% में नहीं है। ठीक, अब ये जो RH फैक्टर है, ये जो RH एंटीजन है, इसमें भी स्लाइट वेरिएशन। समझ में आ गया? ये 5 अलग अलग प्रकार का है। कितने प्रकार का है ये? 5 अलग अलग प्रकार का है। तो मामूली स्ट्रक्चरल वेरिएशन। तो डिपेंडिंग अपॉन वेरिएशन इन स्ट्रक्चर RH एंटीजन इज ऑफ 5 टाइप्स, 5 प्रकार का है। इसमें कौन कौन से 5 प्रकार है ध्यान से सुन लेंगे। इसमें एक तो C लेटर है कैपिटल स्मॉल, D लेटर है अकेला, और E लेटर कैपिटल। तो इसमें 3 अंग्रेजी भाषा के लेटर है CDE, ध्यान देना। बीच में कौन सा है? D, वो अकेला है। अगल बगल वाले डबल लेटर्स हैं, कैपिटल भी है स्मॉल भी है। तो सबसे पहले C से स्टार्ट करते हैं, RH कैपिटल C, RH स्मॉल c। समझ आ गया कि नहीं? इनके स्ट्रक्चर फर्क है। फिर RSD अकेला एक ही है कैपिटल लेटर, फिर E में कैपिटल स्मॉल है। समझ आ गया? तो 5 मेन प्रकार है। अब इनमें से जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जिसका मैच करना बहुत ही जरूरी है, वो है RHD, D फॉर डेंजरस, याद रखेंगे।
अगर इसका मिलान नहीं किया, इट मे रिजल्ट इन डेथ ऑफ द रेसिपिएंट। इसका मिलान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली इम्यूनोजेनिक है, सडन रिस्पॉन्सेज देता है अगर इसका मिलान नहीं होता है। तो समझ में आ गया। बाकी 4 का इतना खतरा नहीं है जितना क्या RH का खतरा है। कई बार क्वेश्चन आता है कि RH एंटीजन के प्रकार कौन कौन से, ये 5 है, उसमें सबसे ज्यादा इम्यूनोजेनिक कौन सा है। मतलब क्या होता है कि तुरंत एंटीबॉडी देखते ही उस पर अटैक कर देती है। समझ में आ गया कि नहीं क्या। अब मैं बताऊंगा कि एंटीबॉडीज का क्या चक्कर है। प्लाज्मा में कौन से एंटीबॉडी होंगी, ध्यान देना बच्चों। एंटीबॉडीज मैंने बताया था हमारे बॉडी के द्वारा बनाए गए प्रोटेक्टिव प्रोटीन है, WBC के जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं, स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन बीटा लिम्फोसाइट के, वो बनाते हैं एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडी एक तरह से हथियार है एंटीजन के खिलाफ। अब मैंने बता दिया कि RBC के ऊपर हमारे एंटीजन होते हैं A, B या RH एंटीजन, ठीक है। और RBC का मेन काम हमको पता ही है, ये हमारे RBC जो होते हैं ये पूरी वर्क फोर्स है जो कि क्या है, ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करता है ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की मदद से। समझ में आ गया। अच्छा मुझे बताओ, अगर कोई RBC को डिस्ट्रॉय कर दे तो क्या ये ऑक्सीजन CO2 कैरी कर पाएंगे? ऑक्सीजन नहीं कैरी कर पाएंगे। समझ में आ गया, खून जम जाएगा। तो अभी अगर हमारा ब्लड जो है, ब्लड के 2 पार्ट्स होते हैं बताया था मैंने, एक तो कार्पस्कल्स होता है, एक जो कलरलेस पार्ट है प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर ही प्लाज्मा सेल्स होते हैं बीटा लिम्फोसाइट, समझना ध्यान से। और ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, ठीक है कि नहीं क्या। अब ध्यान देना, ह्यूमन बॉडी जो होती है ना, वो एंटीजन ए के खिलाफ, एंटीजन ए मतलब ये कैपिटल ए, इसके खिलाफ जो लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार करती है। भाई एंटीजन का दुश्मन है एंटीबॉडी, समझ में आ गया। तो एंटीजन ए को डिस्ट्रॉय करने के लिए ह्यूमन बॉडी जो एंटीबॉडी तैयार करती है वो है एंटीबॉडी ए, स्मॉल ए से प्रेजेंट किया जाता है। ये नेचुरली प्रेजेंट होती है बॉडी में। तो अगर एंटीबॉडी ए को सिर्फ एक ही चीज सिखाया है शरीर ने, इम्यून सिस्टम ने, यदि कहीं पे एंटीजन ए मिल जाए तो टूट पड़ना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना, तोड़ फोड़ करके तहस नहस कर देना। सिर्फ ये काम है एंटीबॉडी ए का, इसके अलावा उसका कोई दुश्मन नहीं है। तो एंटीबॉडी ए ने सिर्फ एक ही काम सीखा, मैंने बताया था, ये बिल्कुल स्पेसिफिक होती है एक्शन में, समझ में आ गया। तो एक पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ पर्टिकुलर एंटीबॉडी काम करते हैं। तो एंटीबॉडी ए, इट इज मेड टू फाइट एंड डिस्ट्रॉय एंटीजन ए, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, कोई एक पर्सन है, उस पर्सन के बॉडी पे RBC पे एंटीजन ए है, कैपिटल ए है ये वाला, ठीक है, एंटीजन ए है। तो अब मुझे बताओ उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? अगर एंटीबॉडी ए हुई तो तुरंत टूट पड़ेगी अपने खुद के RBC पे, समझ में आ गया, और उसको नष्ट कर देगी। समझ में आ गया। तो होता क्या है, अगर सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी आपस में उनकी मुलाकात हो जाए तो क्या होगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि जानी दुश्मनों की मुलाकात हो जाए। ये बिल्कुल वैसे है जैसे कि एक पिंजरे में हम एक बिल्ली डाल दें और एक चूहा डाल दें, अब चूहा नहीं बच पाएगा। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो इसी प्रकार से ये है। तो अगर सपोज ये हमारा एंटीजन ए है और इसके संपर्क में एंटीबॉडी आ गई, तो एंटीबॉडी ए जो होती है चारों तरफ से उसको घेर लेगी और दनादन, बिल्कुल निडल शेप स्ट्रक्चर होते हैं, दनादन उसको घोंप घोंप के उसको उधेड़ देती है उसके स्ट्रक्चर को। तो ये जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है एंटीजन है, इसका पूरा स्ट्रक्चर जो होता है वो उधड़ जाता है। तो RBC जो होती है इस म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कोटिंग के कारण उसकी सतह बिल्कुल स्मूथ होती है, समझ में आ गया। लेकिन अगर एंटीबॉडी उस पर टूट पड़ी तो उसकी सतह को उधेड़ उधेड़ के क्या कर देती है, स्टिकी बना देती है, बिल्कुल उसके जैसे रेशे रेशेदार हो जाती है उसकी सरफेस, उबड़ खाबड़ हो जाती है। और इस प्रकार से अगर एक RBC की सतह ऐसी हो गई, उबड़ खाबड़ हो गई, उसके म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स को तहस नहस कर दिया, उधेड़ दिया, तो ऐसे बहुत सारे RBCs क्या होते हैं, स्टिकी हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ चिपकने लगते हैं तो वो क्लॉट बना देते हैं, समझ में आ गया। और ऐसे मोटा मोटा जो क्लॉट होता है वो फिर कैपिलरीज और वेन्स में ब्लॉक होने लगेगा, आर्टरीज में, और इससे पूरा खून जम जाता है। ये जो एंटीबॉडी, सेम एंटीबॉडी और सेम एंटीजन की जो आपस में लड़ाई झगड़ा है ना, इसी को एग्लूटिनेशन बोलते हैं। ग्लू मतलब होता है बच्चों चिपकना। सो व्हेन द सेम एंटीबॉडी स्मॉल ए अटैक्स एंटीजन कैपिटल ए, देन व्हाट हैपेंस, उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है इसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। सेम एंटीजन सेम एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी ए इज मेड टू फाइट अगेंस्ट एंटीजन ए। तो दोनों साथ कभी नहीं होनी चाहिए बॉडी के अंदर, समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो अगर ऐसा हो गया, वो दोनों साथ आ गई, तो इट विल रिजल्ट इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड जो होता है बिल्कुल कर्डलिंग हो जाएगा, जैसे दूध होता है ना, दूध के अंदर आप बिल्कुल गर्मा गर्म दूध के अंदर आप अगर कोई खट्टी चीज कर्ड या लेमन डाल दो, फट जाता है, बिल्कुल फट गया। और फट गया तो आप उसको स्ट्रॉ से पी नहीं पाओगे भाई। अब आप स्ट्रॉ डाल के आप दूध पी सकते हो बड़ा ठंडा दूध, लेकिन गर्मा गर्म दूध को फाड़ करके वो मोटा मोटा जो उसके पार्ट है, कोगुलेटेड पार्ट, वो ट्यूब में से फ्लो नहीं करेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही, अगर एक बार खून जम गया तो वो आर्टरीज वीन्स में चिपक जाएगा जगह जगह और वो ब्लॉक कर देगा उसको, और पर्सन की डेथ हो जाएगी, हार्ट बीट बंद हो जाएगी, काम करना बंद कर देगा, क्योंकि मोटा मोटा जो कोगुलेटेड ब्लड है वो इट विल नॉट बी पंप थ्रू आर्टरीज, कैपिलरीज में तो वो बिल्कुल ब्लॉक ही हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसको एग्लूटिनेशन बोलते हैं। तो समझना, ग्लू मतलब चिपकना। तो RBC की सतह जो होती है वो रफ खुरदरी हो गई और वो एक दूसरे के साथ चिपकने लगते हैं, तो क्लॉट बंचेस बन जाते हैं, ठीक है।
एग्लूटिनेशन। क्लियर है? तो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन और उसका नतीजा होता है एग्लूटिनेशन। तो सेम एंटीबॉडी मस्ट नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद सेम एंटीजन। तो प्रक्रिया क्या है? अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है अर्थात उसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए होगा और इसका मतलब है उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता, नहीं तो टूट पड़ेंगे दोनों। तो प्लाज्मा में उल्टा एंटीबॉडी होता है, एंटीबॉडी बी। अब एंटीबॉडी बी को एंटीजन ए से कोई लेना देना नहीं। एंटीबॉडी बी को तो बी के खिलाफ लड़ना सिखाया, एंटीबॉडी ए को ए के खिलाफ। तो अगर एंटीजन ए है तो प्लाज्मा में उल्टी एंटीबॉडी होगी। तो एंटीबॉडी बी एज ए एनिमी एंटीजन ए को नहीं पहचानती। समझ में आ गया? एंटीबॉडी बी सिर्फ एंटीजन बी के खिलाफ काम करती है और एंटीबॉडी ए जो होती है वो एंटीजन ए के खिलाफ काम करती है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या? तो हमेशा जो एंटीबॉडी वाला लेटर हमेशा उल्टा होगा। तो अगर हमारा आरबीसी की सतह पे एंटीजन ए है तो प्लाज्मा मस्ट हैव एंटीबॉडी बी। इफ आरबीसी की सतह पर एंटीजन बी है तो प्लाज्मा मस्ट हैव एंटीबॉडी ए। इफ आरबीसी की सतह पर दोनों ही एंटीबॉडी है, ए और बी दोनों ही है, एंटीजन दोनों ही ए और बी, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। ए हुई तो एंटीजन ए को मारेगी, बी हुई तो एंटीजन बी को नुकसान। तो एंटीबॉडी होनी ही नहीं चाहिए अगर ब्लड ग्रुप ए बी है। और अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ही नहीं है तो प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी होती है क्योंकि खतरा ही नहीं है। समझ में आ गया? तो ये चीज है, ठीक है। और उसमें उसके अलावा मैंने एक तीसरा और बताया था। तो अभी हमारे बॉडी में नेचुरली, ध्यान से समझना बच्चों, अब जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूँ, हमारी बॉडी में नेचुरली एंटीजन ए के खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडी ए पहले से ही हो जाती है। लेकिन जिस पर्सन में ब्लड ग्रुप ए है एंटीजन ए, उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी होगी उल्टा। तो वो एक दूसरे के साथ लड़ती झगड़ते नहीं है, हैप्पीली साथ रहती। समझ में आ गया? इसी प्रकार से ब्लड जिसके आरबीसी पे एंटीजन बी है, प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होगी। ए बी वाले में एक भी एंटीबॉडी नहीं होगी और ओ वाले में दोनों एंटीबॉडी होगी। क्लियर है? तो इस प्रकार से ब्लड हेल्दी रहता है वो, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तो अभी मैंने बताया कि ए और बी एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी स्मॉल ए स्मॉल बी पहले से शरीर में विद्यमान होते प्लाज्मा में। लेकिन जो आरएच फैक्टर है उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी होती है वो होती है एंटी आरएच एंटीबॉडी। ये शरीर में पहले से कभी नहीं होती। समझ में आ गया? इसका मतलब मान लो कोई पर्सन आरएच पॉजिटिव है तो उसके अंदर आरएच एंटीजन होगा, तो इसका मतलब है उसके बॉडी में इसके खिलाफ एंटीबॉडी पहले से नहीं होती। समझ में आ गया कि नहीं? क्या? ना तो पॉजिटिव में होती है और ना नेगेटिव में होती। क्लियर है? चलिए, तो ये चीज समझ में आ गई हमको। तो पहले से मौजूद किसके खिलाफ एंटीबॉडीज? ए और बी के खिलाफ हमारे शरीर में प्लाज्मा में पहले से होती है। लेकिन आरएच फैक्टर के खिलाफ, आरएच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज होती नहीं है। ये कब बनती है? मान लो एक पर्सन आरएच नेगेटिव है। समझना मेरी बात ध्यान से। एक पर्सन क्या है? आरएच नेगेटिव, मतलब दो है पर्सन, इसका भी ब्लड ग्रुप ए, इसका भी ए। इस ए वाले में आरएच पॉजिटिव एंटीजन है, इसमें आरएच पॉजिटिव एंटीजन नहीं है। मतलब समझ में आ गया? एक तो ए पॉजिटिव और एक है ए नेगेटिव। मतलब समझ में आ गया? ए पॉजिटिव में क्या है? एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है और आरएच एंटीजन है। ए नेगेटिव में क्या है? एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है और आरएच फैक्टर एब्सेंट है। समझ में आ गया? अब अगर मैं आरएच पॉजिटिव जो है मतलब ए पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफर करता हूं ए नेगेटिव वाले में, ए पॉजिटिव को ट्रांसफर करता हूं ए नेगेटिव में, तो होगा क्या? समझना ध्यान से भाई। एंटीबॉडी एंटीजन तो मैच हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ए पॉजिटिव वाला ब्लड जब ए नेगेटिव पर्सन में घुसेगा तो ए नेगेटिव वाला जो बॉडी है, ब्लड है, उसमें फालतू चीज सिर्फ ही आरएच एंटीजन ही घुसेगा क्योंकि उसके पास भी एंटीजन है, उसमें भी है, इसमें एंटीबॉडी भी, उसमें एंटीबॉडी। तो फालतू चीज जो है ना पॉजिटिव वाले से सिर्फ ही आरएच एंटीजन घुसेगा। तो आरएच एंटीजन जो होता है वो जो ए नेगेटिव ब्लड वाला पर्सन है वो पहचानता नहीं है, उसका बॉडी नहीं पहचानता। तो इस आरएच एंटीजन के खिलाफ, आरएच फैक्टर के खिलाफ उसकी बॉडी पहली बार एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करेगी। एंटीबॉडी बनने में समय लगता है। उस समय तो ट्रांसफ्यूजन सफल हो जाएगा, मतलब उस समय पर्सन नहीं मरेगा क्योंकि एंटीबॉडी है ही नहीं ना पहले से। समझ में आ गया? आरएच नेगेटिव पर्सन में एंटीबॉडी उस समय पहले से नहीं होती, उस समय तो ट्रांसफ्यूजन सफल हो जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे खूब सारी एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाएगा, किसके खिलाफ? आरएच फैक्टर के खिलाफ। ठीक है, अब ये एंटीबॉडीज बन के फौज पहले से तैयार होगी। ये एंटीबॉडीज ए नेगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप है उस पर्सन के बॉडी के अंदर बन के तैयार होगी बड़ी संख्या में। ठीक है, अब अगर भविष्य में इस ए नेगेटिव ब्लड वाले पर्सन ने दोबारा ए पॉजिटिव ब्लड को ग्रहण किया तो इस बार एंटीबॉडीज की फौज पहले से तैयार बैठी है। तुरंत ही आरएच फैक्टर जैसे घुसेगा, आरबीसी की सतह पे होगा, ये उस आरबीसी की सतह को नुकसान पहुंचाएंगी, उसको स्टिकी बना देंगी, उधेड़ देंगी, और फिर क्या है, आरबीसी एक दूसरे के साथ एग्लूटिनेट होने लगेंगे, चिपकने लगेंगे और खून जम जाएगा। समझ में आ गया? और पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो जरूरी चीज क्या सीखा हमने? पॉजिटिव वाला का, अगर हम पॉजिटिव वाले पर्सन का ब्लड नेगेटिव वाले पे चढ़ाते हैं तो एक बार सफल हो सकता है, बात दोबारा किया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सही व्यवस्था क्या है कि हम हमेशा
आर एच नेगेटिव पर्सन का ब्लड ही आर एच नेगेटिव को चढ़ा है, पॉजिटिव वाले का ही पॉजिटिव को चढ़ा है, गड़बड़ ना करें। समझ में आ गया? चलिए तो अभी हम देखेंगे एंटीबॉडी क्या होती है। मैंने जैसे कि बताया एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है, ठीक है कि नहीं? क्या तो एंटीबॉडी क्या है? दीज आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा। तो एंटीजन होता है आरबीसी के सतह पे, प्लाज्मा के अंदर होती है एंटीबॉडी। क्लियर है? ओके, दो प्रकार की बताई मैंने, इनको स्मॉल लेटर से ही शो करना है। तो एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी। अब देखो ध्यान से, एंटीबॉडी ए का निर्माण क्यों गया? एंटीजन ए के खिलाफ लड़ने के लिए। तो एंटीबॉडी ए इंटरैक्ट्स मतलब फाइट्स विद एंटीजन ए एंड डिस्ट्रॉय इट, और उसको क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देती है। कैसे? बाय मेकिंग इट स्टिकी, उसको उसकी ऊपरी सतह जो होती है उसको उधेड़ करके चिपचिपा बना देती है। बच्चों आपने देखा होगा एक छोटा सा कांटेदार बीज आता है, उसको यदि हम किसी पे, जैसे किसी ने स्वेटर पहने, उसको फेंकते तो बीज उसके साथ चिपक जाता है। बहुत सारे सीड्स आते हैं हमारे डेजर्ट प्लांट के कांटेदार, वो जानवरों की खाल पे चिपक जाता है। तो बस इसी तरह से ऊपर की जो सतह होती है कांटेदार चिपचिपी हो जाती है। समझ में आ गया? तो एंटीबॉडी ए इंटरैक्ट्स विद एंटीजन ए एंड डिस्ट्रॉयज इट बाय मेकिंग इट स्टिकी, उसको चिपचिपा बना देती है। और इस प्रकार से क्या होता है? एक ही पर्सन में एक ही जैसी एंटीबॉडी एंटीजन नहीं हो सकते, दोनों विपरीत होंगे। एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी होनी चाहिए, एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए होनी चाहिए। समझ में आ गया? एंटीजन आरबीसी पे होता है, एंटीबॉडी प्लाज्मा में होती है। क्लियर है? सो निष्कर्ष ये निकला, ए पर्सन कैन नॉट हैव सेम टाइप ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन इन द ब्लड। दोनों का मिलान नहीं हो सकता, दोनों दुश्मन एक दूसरे के। इफ एंटीजन ए इज प्रेजेंट ऑन आरबीसी, आरबीसी पे यदि एंटीजन ए है, देन एंटीबॉडी बी मस्ट बी प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड वाइस वर्सा। अगर यहाँ पे बी है तो यहाँ ए होना चाहिए एंटीबॉडी। क्लियर है? चलिए तो अब देखेंगे जो चार मेन प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, इसमें ब्लड ग्रुप कौन सा है, एंटीजन कौन सा, एंटीबॉडी कौन सा, ठीक है कि नहीं? क्या और फिर आगे का पूरा टेबल मैं बाद में समझाऊंगा, सिर्फ पहले हम इतना देखेंगे, फिर ये चीजें आगे बाद में सीखेंगे। ये जीनोटाइप वाला काम मैं बाद में बताऊंगा क्या, ठीक है? ये अभी नहीं आएगा, ये कल क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं, ठीक है? ओके, तो फिलहाल अभी हमको शुरू के 3 कॉलम्स पे फोकस करना है। ये कॉम्पेटिबिलिटी बाद में बताऊंगा, कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, और कौन से जीन्स हैं जो कि ब्लड ग्रुप्स को डिटरमाइन करती है। समझ में आ गया? इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वापस लौट के एक बार मैं आपको टेबल दिखा दूंगा, तो ये 3 चीजें बाद में सीखेंगे। तो पहले देखो ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का है? 4, ए बी एंड ओ। चलिए, ब्लड ग्रुप ए का मतलब मैंने क्या बताया था? आरबीसी की सतह पे अगर एंटीजन ए होगा तो ब्लड ग्रुप ए होगा। तो यहाँ लिखा है देखो, एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस, तो सिर्फ ए एंटीजन है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो बी एंटीजन है, ए बी है तो ए और बी दोनों एंटीजन है, और ब्लड ग्रुप ओ का मतलब है कोई एंटीजन नहीं है। सिस्टम समझ में आ गया? अब एंटीबॉडी सेम नहीं होनी चाहिए। तो अगर एंटीजन ए है आरबीसी पे तो एंटीबॉडी उल्टी स्मॉल लेटर से जो करना, प्लाज्मा में बी होगी एंटीबॉडी, ठीक है? अगर एंटीजन बी है आरबीसी पे तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए उल्टी होनी चाहिए। दोनों एंटीजन है तो दोनों एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। अगर ए हुई तो ए को नुकसान, बी हुई तो बी एंटीजन को नुकसान। तो देयर आर नो एंटीबॉडी, नो मतलब निल, एब्सेंट। और अगर एंटीजन नहीं है तो दोनों एंटीबॉडी होंगी प्लाज्मा में, कोई नुकसान नहीं होगा। समझ में आ गया? ये क्लियर है? अभी तक मैंने फिलहाल इतना समझाया, ठीक है कि नहीं? का अब देखेंगे ध्यान से, अगला जो जो दो चीजें है ना, ये दो, ये वापस मैं लौट के आऊंगा, ये दो टेबल क्या है फिर ये बाद में बताऊंगा मैं क्या, ठीक है कि नहीं? क्या अब हम देखेंगे कि कौन सा जो ब्लड है, तो ग्रुप है, वो किसको खून दे सकता है और किससे खून ले सकता है। इन सब में दो दो कैटेगरीज होंगी, ए पॉजिटिव नेगेटिव, बी पॉजिटिव नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव नेगेटिव, ओ पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब समझ में आ गया? ए पॉजिटिव मतलब ये चीजें तो हुई हैं दोनों, इसके अलावा ए पॉजिटिव में क्या होगा? एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी, उसके अलावा आरएच एंटीजन भी होगा आरबीसी पे। समझ में आ गया? ए नेगेटिव में एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी बी होगी, और आरएच एंटीजन नहीं होगा। समझ में आ गया? तो आरएच, तो ए पॉजिटिव मतलब आरएच एंटीजन बी है, ए नेगेटिव मतलब आरएच एंटीजन नहीं है। सब में ऐसा होगा। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ओके, अब देखेंगे ये जो ए है ना, ए ये किस किस को ब्लड दे सकता है? ये ए को दे सकता है, सेम मतलब हर कोई ग्रुप अपने ग्रुप को तो दे ही सकता है। तो ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है, ओ वाला ओ को दे सकता है, इनसे ले भी सकता है। तो लेन और देन दोनों ए में। तो देखो ये जो खुद के जो ग्रुप है ना, वो दोनों में आएंगे। ये इधर भी आएगा नाम और इधर भी आएगा, मतलब उसको दे भी सकता है, उससे ले भी सकता है। तो देखो ए वाला कैन डोनेट टू ए को दे सकता है, कैन रिसीव फ्रॉम ए से ले भी सकता है। बस पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखेंगे, प्लस वाला प्लस से ले, माइनस वाला माइनस से ले। उसके अलावा डिफरेंट क्या है? ए वाला ए बी को भी दे सकता है, ठीक है? अब ए बी से ले नहीं सकता, और ए वाला ओ को दे सकता है, सॉरी ओ से ले सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखो इसको रट्टा नहीं मारना आपको, कौन किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, इसको बहुत आसान तरीके से समझते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। हम आते हैं नीचे लौट के, एक बार थोड़ा सा एक बार और स्क्रॉल करके चलता हूँ। इसको हम बोल रहे हैं ए बी ओ कॉम्पेटिबिलिटी। इसका अर्थ होता है ए बी ओ कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है ब्लड ग्रुप की मैचिंग। चलो ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को क्या है, कि आर एच फैक्टर क्या होता है?
आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है, तो जिनमें प्रेजेंट होता है आरएच फैक्टर प्रेजेंट ऑन आरबीसी, वो पर्सन आरएच पॉजिटिव कहलाता है। अगर आरएच फैक्टर है, आरएच एंटीजन एब्सेंट आरबीसी पे, वो आरएच नेगेटिव कहलाता है। एन आरएच पॉजिटिव पर्सन शुड डोनेट टू एंड रिसीव फ्रॉम आरएच पॉजिटिव। समझ में आ गया? लेन और देन प्लस प्लस के बीच में होना चाहिए, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को दे, पॉजिटिव से ले। इसी प्रकार से आरएच नेगेटिव पर्सन शुड डोनेट टू एंड रिसीव फ्रॉम आरएच नेगेटिव पर्सन। समझ में आ गया कि नहीं? क्या ए वाला ए को, बी वाला बी को। समझ में आएगा? पॉजिटिव से पॉजिटिव के बीच में, नेगेटिव से नेगेटिव के बीच में लेन और देन दोनों होना चाहिए। ठीक है, चलिए नीचे वाला मैं बता चुका हूँ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन क्या होता है, वो टेबल पे हम लौट के वापस चलेंगे एक बार। व्हाट डू यू मीन बाय एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन? ये हम बताया था कि अगर सेम प्रकार का एंटीजन और सेम प्रकार की एंटीबॉडी एक साथ आ जाते हैं तो घमासान मचेगा, और एंटीबॉडी जो होती है वो एंटीजन जो है आरबीसी की सतह के ऊपर कोट उसको उधेड़ देता है और वो स्टिकी और खुरदरा हो जाता है, चिपक जाते हैं इससे। ठीक है कि नहीं? देखिए एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, इसी को एग्लूटिनेशन बोलते हैं। ग्लू मतलब चिपकना। समझ में आ गया? व्हेन ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज कैरिड आउट, अगर हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, मतलब एक पर्सन से जो हेल्दी पर्सन है उसका खून हम एक नीडी पर्सन को, डेफिशिएंट पर्सन को चढ़ा देते हैं, इसको ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में। इट इज कैरिड आउट विदाउट प्रॉपर मैचिंग ऑफ ब्लड ग्रुप, ना तो हमने ब्लड ग्रुप मिलाया और ना ही आरएच फैक्टर मिलाया, पॉजिटिव नेगेटिव का मिलान नहीं किया, एबीओ मिलान नहीं किया, तो क्या होगा? समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, मिलान नहीं हुआ, मिसमैचिंग के कारण सेम एंटीजन और सेम एंटीबॉडी का संपर्क हो जाता है, ए वाला ए के साथ, बी वाला बी के साथ। ठीक है, समटाइम्स सेम एंटीबॉडी, जैसे मान लो स्मॉल ए है एंड सेम एंटीजन मतलब स्मॉल कैपिटल ए, दे कम इन कांटेक्ट विद ईच अदर। समझ में आ गया? एक दूसरे के साथ में आ जाएंगे। मान लो मैंने ब्लड ग्रुप ए को बी में चढ़ा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ब्लड ग्रुप ए का मतलब हो गया ए वाला बी में जा रहा है, तो बी के पास एंटीबॉडी ए होगी, ये एंटीबॉडी ए आने वाला जो खून है ए का, उसके एंटीजन ए को डिस्ट्रॉय करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? कहा तो इस प्रकार से सेम एंटीजन एंटीबॉडी संपर्क में आ जाते हैं। द एंटीबॉडी डिस्ट्रॉयज, अब वो जो सेम एंटीबॉडी ए वाली ए को, बी वाली बी को क्या आरबीसी के सतह पे जाकर के उसको डिस्ट्रॉय करती है, एंटीबॉडी जो है एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है, तो द एंटीबॉडी डिस्ट्रॉयज द सरफेस ऑफ आरबीसीज मेकिंग देम स्टिकी एंड रफ, खुरदरी और चिपचिपी हो जाती है। एज ए रिजल्ट, और इसके कारण क्या होता है, फलस्वरूप मैनी आरबीसी स्टिक टुगेदर, बहुत सारे आरबीसी एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और इसे क्लॉट, खून का थक्का जम जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एग्लूटिनेशन, इसी को कहते हैं एग्लूटिनेशन, बहुत सारे आरबीसी का चिपक करके गुच्छा बना लेना। और ये जो रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन? ये जो रिएक्शन है किसके बीच में? सिमिलर एंटीजन एंड सिमिलर एंटीबॉडी, इसको कहते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, इसी का नाम एग्लूटिनेशन है। समझ में आ गया? अब ये जो क्लॉटेड आरबीसी होंगे एक बार जम गए, उसका बाद सड़ने लगते हैं, डिकम्पोज होने लगते हैं। डिकम्पोज होने के कारण एक टॉक्सिक पिगमेंट, जहरीला सब्सटेंस बनता है बिलरुबिन। ये वैसे तो नॉर्मली लिवर में ही बनना चाहिए, बट जैसे जैसे बिलरुबिन बढ़ने लगता है, बहुत ज्यादा बनने लगेगा ये, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से लीवर के सेल्स डैमेज होने लगते हैं, लीवर डैमेज होता है, स्प्लीन किडनी डैमेज होने लगेगा। ठीक है, और ब्लड जो होता है इसीलिए क्या है, हमेशा मैचिंग करके ही दिया जाना चाहिए, हमारे बहुत सारे ऑर्गन फेलियर होने लगे। समझ में आ गया? तो खून बिना मैच के चढ़ाने के बहुत घातक नतीजे हो सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखेंगे हम कि एबीओ कॉम्पेटिबिलिटी क्या। कॉम्पेटिबिलिटी होता है मैचिंग। अच्छा बच्चों, कई बार आपने देखा होगा किसी ने स्मार्टफोन खरीदा है ना, अब स्मार्टफोन में एक मेमोरी कार्ड डलता है, स्मार्टफोन में डलता है मेमोरी कार्ड। अब मान लीजिए किसी के पास सिर्फ 2000 रुपए वाला एक नॉर्मल सा स्मार्टफोन है, बिल्कुल एवरेज सा रद्दी सा स्मार्टफोन है, और वो मैक्सिमम उसमें जो मेमोरी कार्ड डलता है वो डलता है सिर्फ कितना जीबी का, 2 जीबी का मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है। अब सपोर्ट वो 2 जीबी का करता है, तो उसका हार्डवेयर इस प्रकार का है कि वो 2 जीबी से ज्यादा को रीड ही नहीं कर पाएगा। अब मान लो उसमें आप 128 जीबी का मेमोरी कार्ड डालने की कोशिश करोगे, जो कि बिल्कुल आधुनिक फोन में आता है, विंडोज का फोन है बिल्कुल, ठीक है कि नहीं, एप्पल का जैसे सपोज आईफोन है, उसके मेमोरी कार्ड यदि आप उसमें घुसाने की कोशिश करोगे, डाल दोगे चाहे, वो उसको रीड ही नहीं कर पाएगा, औकात ही नहीं है उसकी। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो कभी भी तो वो मिसमैचिंग कहलाएगा। तो इवन तो आपने डाल तो दिया, बट वो फ्रूटफुल नहीं होगा, आपको उसको यूज नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से ब्लड है, ब्लड आप बिना मैचिंग करे डाल तो दोगे, बट काम नहीं आएगा, पर्सन मर सकता है। तो हमेशा ब्लड को मैचिंग, तो कॉम्पेटिबिलिटी शब्द का मतलब होता है मैचिंग। लोगों की शादी होती है तो देखा होगा पंडित जी लोग कुंडलियां वगैरह मिलाते हैं कि भैया इनका जीवन सुखी रहेगा कि नहीं रहेगा, एक दूसरे के साथ रह सकेंगे कि नहीं रह सकेंगे, कॉम्पेटिबिलिटी मैचिंग होती है। तो यहाँ पे भी ब्लड देने से पहले, लेने से पहले मैचिंग बहुत ही जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या तो देखेंगे क्या मतलब है इस मैचिंग का। ठीक है कि नहीं? क्या ओके जी, ओके तो समझते हैं पहले एबीओ कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब क्या, चार्ट क्या चीज है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने चारों कॉर्नर में से ए और बी को अपोजिट बनाया। अंदर वाले बॉक्सेस देख लेते हैं पहले। ये है ब्लड ग्रुप ए, ये है ब्लड ग्रुप बी। ए बी को आमने सामने, और ए बी और ओ को, ए बी ऊपर है ओ नीचे, ये आमने सामने बनाया। ध्यान से सुनेंगे, ठीक। अब बच्चों इसमें
ए बी जो है ना, ए बी वो होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। इसका मतलब होता है वो सबसे जो है ब्लड ले सकता है, रिसीव कर सकता है, सबसे ले सकता है, मतलब चारों से। चारों कौन कौन से होगा देखो अभी तो अब जैसे ये ए बी है ना, तो ए बी के बगल मैंने सेम ब्लड ग्रुप बनाना है, ए बी, ए के बगल में ए, बी के बगल में बी, ओ के बगल में ओ। अब पहले तो ए बी और ओ के बारे में जान लेते हैं। ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, इट कैन एक्सेप्ट ब्लड फ्रॉम ऑल द 4 ब्लड ग्रुप्स। इसी प्रकार से जो ओ है ना, ओ वो होता है यूनिवर्सल डोनर। वो क्या होता है? यूनिवर्सल डोनर। ये डोनर का मतलब हो गया इट कैन रिसीव ब्लड, इट कैन डोनेट ब्लड टू ईच एंड एवरी ब्लड ग्रुप। मतलब समझ आएगा, ये सबसे ले सकता है और ये सबको, ये सर्वाग्राही है, इट कैन टेक फ्रॉम ऑल, एंड ये सर्वदाता। ठीक है, तो ये सबको दे सकता है। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन बच्चों कई बार एक मार्क्स में आता है कि विच ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप एंड विच वन इज द यूनिवर्सल डोनर। तो डोनर कौन सा है? ये वाला। रेसिपिएंट कौन सा? बच्चों रेसिपिएंट की पूरी स्पेलिंग में ओ नहीं आ रहा, और ओ देखो दो बार, डोनर, डी ओ एन ओ आर, तो डबल डबल ओ आ रहा है। मतलब समझ में आ गया? तो जो ओ है वो डोनर है, ओ डो ओनर, क्या ओ क्या डोनर है, और ये है लेने वाला, रेसिपिएंट है। बी बेग, बेग होता है टेक, टू टेक। समझ में आ गया? इट रिसीव्स ओनली। अब रही बात ए और बी की, तो अब ध्यान देंगे ये जो ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप है ना, तो पहले मैं बता दूं चारों, ए बी वाला जो होता है वो ए बी के साथ लेन देन कर सकता है, मतलब ए बी को दे भी सकता है, तो देखो यहां से बाहर जा रहा है और ये आ भी सकता है। इसी प्रकार से ए को दे सकता है, ए से ले सकता है, बी को दे सकता है, बी से ले सकता है, ओ को दे सकता है, ओ से ले सकता है। लेकिन मैंने बताया आर एच फैक्टर का मैच कर लेंगे, मतलब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव को, नेगेटिव वाला नेगेटिव को। अब इसके अलावा देखते हैं ए और बी जो है ना, वो और कहां कहां दे या ले सकते हैं, समझना ध्यान से। तो मैंने जैसे कि बताया कि ओ से चारों तरफ जाएगा, मतलब ओ सबको दे सकता है। तो ओ से देखो एक एरो भाई इधर तो हो गया, ठीक है। अब ये सबको दे सकता है तो मतलब तीनों तरफ एरो जाना चाहिए, बी के पास भी जाना चाहिए, ए बी के पास भी जाना चाहिए, और ओ के पास भी। तो देखो तीन एरो निकल गए, समझ में आ गया? तो तीन एरो मैंने ऐसे लगाया। और ए बी जो है सबसे रिसीव कर सकता है, तो अब रिसीव में देखो ए बी से ये आ गया, ओ से आ गया, अब दो एरो और कहां से आने चाहिए? ए और बी से आने चाहिए, तो ए और बी से दो एरो ये आ गए। समझ में आ गया? इस प्रकार से हमारा पूरा कॉम्पेटिबिलिटी चार्ट खत्म होता है। अब एक एक को देख लेते हैं, एक ही बात करते हैं। ये क्या कह रहा है? ए किस किस से ले सकता है? कैन रिसीव फ्रॉम, ठीक है, या चलो कैन डोनेट टू, किस किस को दे सकता हो? तो इधर से बताओ कितने एरो बाहर निकल रहे हैं? एक दो, सिर्फ दो बाहर निकल रहे हैं, तो ये सिर्फ ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। और रिसीव कहां कहां से कर सकता है? ए से कर सकता है और ओ से कर सकता है। समझ में आ गया? तो देखो ए के बारे में ऊपर मैंने जो लिखा है ना, कैन डोनेट टू एंड कैन रिसीव फ्रॉम, तो ए का याद रखेंगे। समझ में आ गया? सबसे पहले ए कैन डोनेट टू, किसको दे सकता है? ए देखो बाहर कहां जा रहा है, ए को दे सकता है और ए बी। तो देखो कैन डोनेट टू, ए के सामने लिखा होगा डोनेट टू में ए एंड ए बी, ए वाला जो है ए और ए बी को डोनेट कर सकता है। देखो इधर ये देखा है, ए वाला ए एंड ए बी को। और रिसीव कहां से कर सकता है? तो ए पे जो एरो इनकमिंग आ रहे हैं वो ए और ओ से आ रहे हैं। इसी प्रकार से बी वाला जो है वो बी और ए बी को डोनेट कर सकता है, और ये क्या है, बी से ले लेगा और ओ से लेगा, क्योंकि ओ से सारे ही ले सकते हैं, तो ओ सभी में आ रहा है रिसीव फ्रॉम, ठीक है। और ए बी को सभी डोनेट कर सकते हैं, क्लियर है। और ए बी वाला जो होता है सिर्फ ए बी से लेन देन कर सकता है, ठीक है। और ओ वाला सिर्फ ओ से रिसीव कर सकता है, ठीक है। तो एरोज जो है भाई बाहर जा रहे हैं तो कैन डोनेट टू, लौट के आ रहे हैं तो कैन रिसीव फ्रॉम, ठीक है। तो ये चार्ट हम दोनों के दो टेबल्स क्या है यहाँ से हम बना सकते हैं। तो ये जीनोटाइप वाला मैं बाद में बताऊंगा, इसके लिए एक और हमारा टॉपिक आएगा छोटा सा, वहां डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है कि नहीं? तो ये चीज समझ में आ गई। अब बच्चों इसका एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है कि हम कैसे समझेंगे। ये तो समझ में आ गया कौन किसको दे सकता है, कौन किसे दे सकता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है क्यों, ऐसा क्यों? समझ में आ गया कि भाई ये जैसे ये ए वाला है ना, ये ए बी को क्यों दे सकता है, ठीक है। ये ओ को क्यों नहीं दे सकता, ये बी को क्यों नहीं दे सकता, ये ए बी को क्यों दे सकता है? समझ में आ गया कि नहीं कहा? चलो अब कई बच्चों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए ये ए ने ब्लड दिया किसको? ए बी को। समझना ध्यान से, ए ने ब्लड दिया ए बी को, तो ए के अंदर, ए वाला जो ब्लड है ना उसके अंदर एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? स्मॉल बी। तो इसकी एंटीबॉडी है स्मॉल बी, समझ में आ गया ना? ये स्मॉल बी एंटीबॉडीज इस ब्लड वाली, ए वाली, ये जब इस खून में जाएंगी तो ये स्मॉल बी इस एंटीजन बी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो फिर कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई ए जब यहां जाएगा तो इसकी एंटीबॉडीज जो हैं वो रेसिपिएंट की बॉडी में जाती एंटीजन बी जो उसकी सतह पे उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एग्लूटिनेशन हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं होता? तो बच्चों इसका एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। बच्चों कभी भी दो सेनाओं के बीच में युद्ध होता है ना, दो सेनाओं के बीच में,
तो युद्ध का परिणाम सेना की मेजॉरिटी या संख्या बल पे भी डिपेंड करता है। इमेजिन करना कि सेना ए है जिसके पास 50 सोल्जर्स हैं और सेना बी है जिसके पास 500 सोल्जर्स हैं, और दोनों का जो है स्किल जो लेवल वो एक समान है। समझा क्या? जो क्षमता है, स्किल है, वो एक ही जैसा है। ठीक, तो बताओ 50 वाली सेना जो है और 500 वाली सेना ज्यादा भारी कौन सी पड़ेगी? 500 वाली पड़ेगी। तो कौन सी हारेगी? नुकसान किसको होगा? 50 वाली को होगा। समझना? अब यहाँ पे ध्यान देना, ये ए ब्लड जब इधर जाएगा तो इसका एंटीबॉडी मतलब स्मॉल बी इस पे अटैक क्यों नहीं कर पाएगा, उसका मेन कारण बता दूं मैं। ठीक है, और इसके अंदर जो है एक भी एंटीबॉडी नहीं है क्योंकि दोनों एंटीजन है ना, इसमें एंटीबॉडी है ही नहीं, तो बस मेन खतरा इस ब्लड को इसके एंटीबॉडी से। तो ध्यान देना ही। अच्छा, उसके बाद अगर मैं ए वाला इसको डाल दूं तो क्या नुकसान हो जाएगा? तो यहां तो क्यों नहीं होगा और यहां क्यों होगा? मैं दोनों बातें समझा रहा हूं, ध्यान से समझ में आएगा कि नहीं? तो ए वाला ओ को क्यों नहीं दे सकता और ए को क्यों दे सकता है, और यहाँ क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी? इसकी एंटीबॉडी से इसको क्यों प्रॉब्लम नहीं होगी और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्यों नहीं दे पाएगा? चलिए, तो पहला केस ये ले लेते हैं बच्चों। जब भी हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं ना, तो कभी भी हम ब्लड को, भाई एक बार में 100-200 ml ब्लड चढ़ाते हैं। पर्सन का बॉटल होती है ना, पाउच होता है, उससे हम एक बार में 200 ml, 1 यूनिट ब्लड जो होता है 200 ml चढ़ाते हैं, और वो भी बूंद बूंद जाता है, बिल्कुल गन्ने के जूस की तरह पूरा दनादन नहीं पिला देते उसको। समझ में आ गया? और वो भी वीन्स के अंदर इंट्रावीनस इंजेक्शन के माध्यम से जाता है। समझ में आ गया? हम हाथों में कैनुला लगाते हैं जिसके माध्यम से क्या होता है, निडल हमारी वीन्स में चुबो दी जाती है और उसके अंदर बूंद बूंद करके जाता है वो खून। तो ये बहुत स्लो स्पीड पे होता है। अब एक बूंद जो खून जाएगा उसके अंदर 50% तो कर्पस्कल्स ही है, प्लाज्मा बहुत ही कम होगा। इसका मतलब ये है कि जो खून का जो एंट्री पॉइंट है, ये जब जाएगा ना इसके अंदर, तो एक पर्टिकुलर स्थान पे एंट्री पॉइंट। समझ में आ गया? और थोड़ा सा जो खून जाएगा उसमें एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा नहीं होगी। समझना मेरी बात? तो जो आने वाला ब्लड है उसमें एंटीबॉडीज बहुत ही कम होगी क्योंकि उसकी मात्रा बहुत ही बूंद बूंद आ रहा है। ठीक है, और बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है, एंटीबॉडीज बिखर जाते हैं, बहुत सारे ब्लड के अंदर मिक्सअप हो जाती है ना, तो एंटीबॉडीज जो होती है वो ढूंढ ही नहीं पाती इसको। कौन से? एंटीजन ए, इस बी को प्लाज्मा के ऊपर, क्योंकि एंटीबॉडीज की संख्या काफी कम है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या, क्योंकि ये एंटीबॉडीज क्या होती है, एक बार में बिल्कुल एक बहुत ही पोर से शरीर में एक ही जगह एंट्री पॉइंट है, तो दीज एंटीबॉडीज दे आर वेरी डाइल्यूट, सो दे कैन नॉट अटैक। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो एबी है ये वर्चुअली बॉडी के हर सेल पे है, और हमको पता है कि 1 मिलीमीटर क्यूब ब्लड में आरबीसी 50 से 55 लाख होते हैं। ये तो बहुत भयंकर संख्या है इनकी, जबकि प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज है वो बहुत ही कम है क्योंकि ब्लड बहुत थोड़ा आ रहा है। ये जो डोनर का ब्लड है बहुत थोड़ा सा आ रहा है, एक ही जगह से आ रहा है। वो एंटीबॉडीज बिकॉज संख्या बल में कम है तो इस एंटीजन का कुछ बिगाड़ नहीं पाते। 2-4 सेल बेकार होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको डब्ल्यूबीसी नष्ट कर देते हैं, लीवर में डैमेज हो जाएगा। वैसे भी तो हमारे आरबीसी मरते हैं डेली, तो बहुत थोड़े बहुत ही मरेंगे, उससे पूरे ब्लड को कोई नुकसान नहीं होता। समझ में आ गया कि नहीं? क्या, लेकिन अगर ए का हमने ब्लड इसमें डाला, अब सुनना ध्यान से, ब्लड ग्रुप ओ, तो देखो जब ये आने वाला जो ब्लड है उसकी एंटीबॉडीज कम होती है क्योंकि एक ही पॉइंट से आएगा। अब ये ब्लड इसमें आएगा तो ध्यान देना, आरबीसीज ए वाले जो हैं, इसके डोनर के जो आरबीसीज हैं उसके ऊपर एंटीजन ए है, तो ये एंटीजन ए वाले आरबीसी जब इसमें थोड़ा थोड़ा एक एक करके प्रवेश करेंगे तो इसके बॉडी में, ओ की बॉडी में दुनिया भर की एंटीबॉडीज पहले से प्रेजेंट है, ए और बी दोनों, क्योंकि इसका तो ब्लड ज्यादा है ना इसके मुकाबले, भाई इसका तो 100-200 ml ब्लड आने वाला, इसका तो पूरा भरा पूरा शरीर है। तो ब्लड ग्रुप ओ वाला जो पर्सन है रेसिपिएंट, उसकी बॉडी में खूब सारे एंटीबॉडी होगी, दोनों एंटीबॉडी होगी क्योंकि एंटीजन यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे ए और बी दोनों एंटीबॉडीज होगी, तो इसका मतलब जो एंटीबॉडी ए है उसकी भरमार होगी। तो अब एक छोटे से पोर से वीन में जैसे ये ब्लड सेल्स आएंगे तो एक लिमिटेड संख्या में क्या आएगा, आरबीसीज विद एंटीजन ए आएंगे, तुरंत एंटीबॉडीज का महासागर है यहाँ पे इसके अंदर, वो तुरंत उसको घेर लेंगे, और जैसे ही एक भी सेल आया उसको तुरंत ही क्या कर दिया, उसको चिपचिपा बना दिया, चारों तरफ से एंटीबॉडीज घेर लेती है। तो जैसे जैसे सेल आते जाएंगे बिल्कुल हमारी वीन के अंदर, वैसे वैसे क्या होगा, तो तुरंत ही एंटीबॉडीज घेर करके उसका शिकार करते जाएंगे, उसको स्टिकी बना देंगे और वो खून वहीं से जमना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्योंकि आप भयंकर रूप से एंटीबॉडीज का ग्रुप है, बंच है पूरी बॉडी के अंदर, जबकि यहाँ पे एंटीबॉडीज इसकी कम है, आने वाले ब्लड में एंटीबॉडीज जो कि इसके खिलाफ है, तो यहाँ पे संख्या बल में ए भी बहुत ज्यादा है, एंटीजन बी ज्यादा है और एंटीबॉडी यहाँ कम है। यहाँ पे एंटीबॉडी बहुत ज्यादा है और यहाँ एंटीजन कम है, तो मतलब समझ में आ गया, यहाँ आरबीसी को नुकसान होता है, एग्लूटिनेट हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होता। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से हम इसको लिंक कर सकते हैं कि कौन सा ब्लड किसको दे सकता है, किससे ले सकते हैं। तो ये है बच्चों क्या है, कॉम्पेटिबिलिटी चार्ट। तो इसकी मदद से हम वो टेबल बड़े आसानी से बना सकते हैं, और वो जो जीनोटाइप है ब्लड ग्रुप के वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा, कितने प्रकार के जीन होते हैं,
तो ब्लड ग्रुप्स को डिटरमाइन करने के लिए बच्चों मैंने पहले भी बताया था कि हर एक जीन है जो कि ब्लड ग्रुप्स को निर्धारित करती है, ठीक है। अब ये जो जीन होते हैं इसके 3 अलग-अलग प्रारूप होते हैं। नॉर्मली हमने देखा था कि एक जीन के 2 रूप ही होते हैं जिनको हम एलीलिक फॉर्म्स बोलते हैं, एक डोमिनेंट और रिसेसिव, ठीक है। तो नॉर्मली एक जीन के 2 रूप होते हैं, बट यहाँ पर एक जीन के कितने रूप है? 3 रूप है। इसीलिए इसको मल्टीपल एलीलिज्म बोलते हैं। मैंने 2 चीज बताई थी, तो ब्लड ग्रुप का बताया था, एक स्किन कलर, उसमें 7 एलील होते हैं, तो यहाँ 3 एलील होती है, ठीक है। अब ये 3 एलील कौन-कौन सी है? अब उसमें से डोमिनेंट कौन सी होगी? तो बच्चों यहाँ पे 2 तो डोमिनेंट है, एक रिसेसिव। 2 है डोमिनेंट और एक क्या है? रिसेसिव। तो देखेंगे कि और लेकिन तीनों एलील हैं, ये 3 एलील है, लेकिन एक बार में अगर ब्लड ग्रुप कोई रिप्रेजेंट करना है, ब्लड ग्रुप एक्सप्रेस करना है, तो 3 में से कोई 2 ही काम आएंगे, समझ आएगा? भाई 1 2 3 है, मान लो 1 2 3, तो या तो 1 2 आ जाए साथ, या 1 3 आ जाए, या 2 3 आ जाए, समझ में आ गया कि नहीं क्या? या फिर 1 1 2 2 3 3, ये भी हो सकता है। तो 3 संभावना है, समझ आएगा? देयर आर 3 एलिलिक फॉर्म्स, मान लेते हैं उनको नंबर दे दिया मैंने 1 2 3, और एक बार में ब्लड ग्रुप को हमको एक्सप्रेस करने के लिए जोड़े में चाहिए, तो देखो 3 संभावना क्या है 1 2 3 की? 1 1 आ सकता है दोनों, 2 2 आ सकता है, 3 3 आ सकता है, 3 तो संभावना ही होगी। उसके बाद क्या आ सकता है? 1 2 आ सकता है, फिर 2 3 और 1 3, समझ में आ गया? अब ये 3 एलीलिक फॉर्म्स कौन-कौन से? बच्चों इस जीन को मैंने रिप्रेजेंट किया कैपिटल लेटर आई से। कैपिटल लेटर क्या है? आई से। ध्यान देना, आई इज द लेटर रिप्रेजेंटिंग द जीन, ठीक है। अब इसके जो तीनों फॉर्म है उसके लिए क्या लेटर है? सबसे पहला जो एलिलिक फॉर्म है उसको कहा गया आई ए। आई के ऊपर क्या निशान लगा दिया? कैपिटल ए लगा दिया, कैपिटल आई, और उसके ऊपर जैसे पावर लगाते हैं ना, निशान ए लगा दिया। तो आई ए ये अलील है जो कि आरबीसी की सतह के ऊपर एंटीजन ए का निर्माण के लिए उत्तरदायी है। अगर ये अलील होगी आई ए, देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन ए ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, जिसके कारण ब्लड ग्रुप ए होता है, ठीक है। दूसरी हमारी अलील है आई बी, कैपिटल आई और ये ऊपर आएगा कैपिटल बी स्मॉल साइज में, ठीक है। तो आई बी दूसरी एलिलिक फॉर्म है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। और एक तीसरी एलील है, वो है आई ओ। तो आईओ जो एलील है ये कोई सा भी एंटीजन नहीं बनाती। अगर ये एलील हुई ना तो इट विल नॉट फॉर्म एनी एंटीजन, समझ में आ गया? अब इन तीनों एलिलिक फॉर्म में से बच्चों पहली है ना आई ए और आई बी, ये डोमिनेंट है, दोनों का डोमिनेंट एक समान है। तो इस प्रकार की दो जीन जो समान डोमिनेंस रखते हैं इसको कोडोमिनेंट जीन बोलते हैं। को मतलब कॉमन, एक ही इक्वल डोमिनेंस, समझ में आ गया? तो आई ए एंड आई बी, बोथ दीज जीन्स दे आर कोडोमिनेंट, ये क्या है? कोडोमिनेंट है। और तीसरा क्या बताया मैंने? आईओ, वो रिसेसिव है। तो क्योंकि रिसेसिव को हम नॉर्मली स्मॉल लेटर से भी दिखाते हैं, तो या तो हम उसको आईओ कैपिटल आई करके ऊपर ओ लिख दे, और या फिर स्मॉल आई से भी उसको डिनोट कर सकते हैं। समझ में आ गया? तीन। तो मैं आगे आपको शो कर दूं, ये यहीं पे आ जाएगा, मल्टीपल एलिलिज्म में आएगा ब्लड ग्रुप्स में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ मैं, फिर इसको एक बार दोबारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है कि नहीं? क्या देखो, ये तो ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस के बारे में ये तो ब्रीफ में देखेंगे। तो द ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स आर ड्यू टू अ जीन, एक जीन के कारण होता है ब्लड ग्रुप्स। ये जीन डिटरमाइन करती है ब्लड ग्रुप वाला लक्षण, और उसके 3 एलीलिक फॉर्म्स हैं। मल्टीपल एलिलिज्म कहलाता है, मल्टीपल एलिलिज्म कहलाता है, ठीक है। और ये 3 एलील्स हैं, आई ए, दूसरा है आई बी, और तीसरा है आई ओ। इसी को हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। शुरू के 2 है डोमिनेंट, बराबर को-डोमिनेंट, ठीक है, और ये है रिसेसिव। तो जैसे हमारा देखो टॉलनेस और ड्वार्फनेस वाला हमने किया था मेंडल वाले एक्सपेरिमेंट में, तो टॉलनेस वाली कैपिटल टी थी, ये डोमिनेंट जी थी, ड्वार्फनेस वाली स्मॉल टी थी, ठीक है। तो वहां तो 2 ही ग्रुप थे या 3 ग्रुप है? 3 में से 2 डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, इसको स्मॉल आई से डिनोट किया। चलिए, तो आई ए जीन का काम क्या है? आई ए जीन, दिस जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन ए ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी की सतह पे एंटीजन ए का निर्माण के लिए उत्तरदायी। आई बी, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मिंग एंटीजन बी ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। और आई ओ, इट डज नॉट फॉर्म एनी एंटीजन, ये कोई एंटीजन नहीं बनाती, ये रिसेसिव है। समझ में आ गया? हम देख चुके हैं बच्चों कि जो डोमिनेंट जीन होती है वो हमेशा प्रकट होती है, अपने आप को एक्सप्रेस कर देगी। बगल में दूसरी डोमिनेंट होगी तो कर देगी, रिसेसिव होगी तो भी कर देगी, लेकिन रिसेसिव जीन को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए बगल में रिसेसिव जीन होना ही जरूरी। तो दोनों आई ओ हो या आई आई हो स्मॉल आई, तो ही वो रिसेसिव गुण आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये अगर रिसेसिव के साथ होगी तो दबा देगी उसको, ठीक है। तो अब देखो 6 इंपॉर्टेंट, तो देखो मैंने क्या लिखा, ऑफ दीज एलिलिक फॉर्म्स, इन 3 प्रारूपों में से द फर्स्ट 2 मतलब आई ए एंड आई बी, दे आर को-डोमिनेंट, मतलब ये बराबर प्रभुत्व वाले हैं, बराबर डोमिनेंट वाले हैं, बराबर डोमिनेंस है इनका। एंड आईओ जो है या स्मॉल आई, वो रिसेसिव है। समझ में आ गया? वो पिछड़ा हुआ गुण है थोड़ा, ठीक। चलिए, तो अब मुझे बताओ, ब्लड ग्रुप्स को डिटरमाइन करने के लिए हमको जीन्स का जोड़े में होना जरूरी है। तो ह्यूमन बीइंग्स में
6 संभावनाएं हैं। अच्छा, दोनों IA इकट्ठी आ जाए एक साथ, दोनों IB आ जाए, 3 नंबर पे देखो दोनों IO आ जाए, तो पहला, तीसरा और छठा केस समझ में आ गया। IA IB IO या स्मॉल आई भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। एक तो ये केस हो गया। अब उसके साथ IA के साथ IO आ सकता है, IB के साथ भी IO आ सकता है, और IA के साथ IB आ सकता है। तो 6 पॉसिबल संभावनाएं होगी, मैंने भी बताया था। मैंने देखो, ये 2 बार हो, ये 2 बार हो, ये 2 बार हो, ठीक है। फिर A के साथ O हो, B के साथ O हो, और A के साथ B हो। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो जैसे हम वो नहीं करते बच्चों, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं, तो पहला आता है A स्क्वायर, तो देखो A दोनों साथ में, फिर B स्क्वायर ये रहा, फिर C स्क्वायर ये रहा, फिर AB BC C है, तो ये रहा AB, ये रहा BC और ये रहा C। समझ में आ गया कि नहीं क्या? तो इस प्रकार से 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स हो जाएंगे। अब देखते हैं पहला केस। अगर ये दोनों जीन्स हैं, ये दोनों अल्लिक फॉर्म्स हैं ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए, तो देखो ये भी डोमिनेंट, ये जो जीन है ये ब्लड ग्रुप ए बनाने में सहायक होगी, ये भी कहती है कि ब्लड ग्रुप ए, दोनों एंटीजन ए का निर्माण करती है आरबीसी पे, तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। ये कहलाएगा होमोजाइगस ए, दोनों जीन्स एक ही जैसी है, होमोजाइगस ए। अब देखो बच्चों सेकंड वाला केस है, ये क्या कहता है, IA जो जीन है डोमिनेंट है, ये एंटीजन ए बनाएगी आरबीसी की सतह पे, और ये रिसेसिव है, कोई एंटीजन का निर्माण नहीं करती, लेकिन ये रिसेसिव है तो उसको दबना पड़ेगा, तो डोमिनेंट वाली इसको दबा देगी और ये एंटीजन ए बना देगी सतह के ऊपर, तो एंटीजन ए के कारण ब्लड ग्रुप ए तो हो जाएगा, बट ये पता है ये हेट्रोजाइगस हो गया। समझ में आ गया? तो ये प्योर है, ये प्योर है। जैसे हमने टॉल वाले देखे थे ना, बड़ा टी भी टॉल होता है और बड़ा टी छोटा टी भी होता है, तो ये बस उस प्रकार का हाइब्रिड है ये। समझ में आ गया? तो होमोजाइगस ए, हेट्रोजाइगस ए, तो ए ब्लड ग्रुप के लिए 2 जीनोटाइप्स हो गए। तो मान लो आप में से किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो आप ये दोनों में से कोई भी हो सकते हो, आप ये भी हो सकते हो और ये भी हो सकते हो। समझ में आ गया? चलिए, इसी प्रकार से अगर दोनों IB हो गई, तो दोनों डोमिनेंट है, ये भी ब्लड ग्रुप बी के लिए उत्तरदायी, ये भी, मतलब दोनों ही जीन्स जो होती हैं they will be responsible for forming antigen B on the surface of RBC, hence the person has blood group B। अच्छा, IBIO का मतलब क्या हो गया कि ये डोमिनेंट जीन है और ये क्या है, रिसेसिव है, ये तो कोई एंटीजन बना नहीं रही है और ये एंटीजन बी बनाएगी, बिकॉज ये एंटीजन बी बनाएगी डोमिनेंट है, तो इसका गुण दब जाएगा, तो ये हरकत नहीं करेगी और ये अपने आप के गुण को एक्सप्रेस कर देगी, मतलब एंटीजन बी विल बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, तो उसका ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अब देखो दोनों ए बी साथ आ गए, ये दोनों ही डोमिनेंट है, तो आरबीसी की सतह पर एंटीजन ए का निर्माण ये करेगी, बी का ये करेगी, दोनों करेंगी, दोनों एक्सप्रेस करेंगी, तो ब्लड ग्रुप में क्योंकि दोनों एंटीजन बन रहे हैं, तो ब्लड ग्रुप विल बी ए बी और आई। अब ये देखो रिसेसिव हो गया, ये स्मॉल आई भी ले सकते हैं। अब ये कोई एंटीजन नहीं बना रही, ये भी नहीं बना रही, तो एंटीजन बनेगा ही नहीं, दोनों सेम हो गए ना, एंटीजन नहीं बनेगा, डोमिनेंट जीन है ही नहीं इनको दबाने के लिए, तो अब इनका गुण प्रकट हो गया, तो सिंस देयर इज नो एंटीजन ऑन द आरबीसी, ब्लड ग्रुप ओ हो गया, तो प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी हो जाएंगी। समझ में आ गया? तो 6 प्रकार के जीनोटाइप्स होंगे बच्चों। तो अब वहां पे ऊपर देखेंगे, वहां लिखा था कि ब्लड ग्रुप ए किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, कॉम्पेटिबिलिटी चार्ट बताया था ना मैंने, तो वहां पे देखो लिखा है उसका जीनोटाइप, तो ए के 2 प्रकार के जीनोटाइप हो गए, एक तो प्योर ए, एक IAIO, प्योर बी, IBIB, हाइब्रिड वाला IBIO, AB का एक ही जीनोटाइप है, O का एक ही जीनोटाइप है, तो 6 पॉसिबल जीनोटाइप्स होते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप में। तो देख लेते हैं, एक बार मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये जो चीज थी 6 जीनोटाइप्स कौन कौन से, ठीक है। तो जो हमने कॉम्पेटिबिलिटी चार्ट किया था कि AB और O कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, ये वाला जो चार्ट था, इसको हम ऊपर टेबल में भी देख लेते हैं। ये टेबल आपको अब समझ में आ जाएगा, पूरा 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 समझ में आ गया, देखेंगे, देखिए, तो ये समझ आएगा ब्लड ग्रुप 4 ये हो गए, एंटीजन क्या क्या है, एंटीबॉडी क्या क्या है प्लाज्मा में, किसको दे सकता है, किससे ले सकता है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ लिया था। अब देखो ए ब्लड ग्रुप जो है उसके लिए जो जीनोटाइप्स 2 ही होते हैं, एक तो IAIA, एक IAIO, तो ये तो हो गया होमोजाइगस प्योर कंडीशन, ये हेट्रोजाइगस हाइब्रिड कंडीशन, ठीक है। इसी प्रकार से जो बी है ब्लड ग्रुप, उसके लिए भी 2 जीनोटाइप्स हैं, तो IBIB ये हो गया होमोजाइगस कंडीशन प्योर, और ये हाइब्रिड कंडीशन IBIO। समझ में आएगा? तो यहाँ पे O वाला लक्षण दब जाएगा क्योंकि वो रिसेसिव जीन है। AB के लिए एक ही जीनोटाइप है IAIB, तो A और B ब्लड ग्रुप AB दोनों एंटीजन बनने से आएगा, तो इसका मतलब IAIB दोनों डोमिनेंट है, तो दोनों ही एंटीजन बन जाएंगे आरबीसी के सतह पे। और ब्लड ग्रुप O के लिए एकमात्र जो जीनोटाइप पॉसिबल है वो IOIO, नो एंटीजन विल बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। क्लियर है? तो ये था बच्चों ह्यूमन कॉम्पेटिबिलिटी चार्ट। इसके ऊपर छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, नॉर्मली इस पे 1 मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाएगा, एक तो RH फैक्टर के ऊपर, और मोस्टली क्या होगा कि जो ABO कॉम्पेटिबिलिटी है, ये कौन किसको दे सकता है, कौन किससे ले सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली which blood group is popularly known as the universal recipient and which one is known as the universal donor। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज करेंगे जो कि इन ब्लड ग्रुप्स से ही रिलेटेड है, ABO मैचिंग से ही रिलेटेड है, समझ में आ गया, जिसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस
फिर टेलिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो कोई इसको मिस नहीं करेगा, एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूरा पेशेंटली देखने के लिए, आप उसको अच्छे से समझ के नोट करेंगे।